चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगोत्री जीएस एकेडमी में। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग पहले से इस चैनल को यदि सब्सक्राइब किए हुए हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो हम लोग पिछले 2 दिनों से लगातार MCQ कर रहे हैं, भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास 2 दूसरा क्लास है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे तो जो पहला क्लास है आप लोग का वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा करके डाला हुआ है। कारण उसका क्या था कि जो सेटिंग हो रहा था यहाँ पे, जो टेक्निकल इश्यू आ रहा था उसके कारण है। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड हो रहा था वो क्लिप में रिकॉर्ड हो जा रहा था। तो आज हम प्रयास किए हैं कि वैसा दिक्कत ना हो, क्योंकि दिक्कत तो होता है, अलग एक ही क्लास का अलग अलग वीडियो का क्लिप बन जाता है और उसके बाद जो टेक्निकल टीम है या जो अपलोड करते हैं उनको भी समस्या होता है और जो देखते हैं उनको भी समस्या होता है। तो आज हम लोग दोस्तों दूसरा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्लास में 6 वीडियो होगा, वो अलग अलग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा करके पार्ट 6 तक होगा, उसको ध्यान में रखिएगा। आइए आज का पहला सवाल, भूकंप जनित सागरीय लहरों को जाना जाता है। आपको बताना है कि भूकंप जनित सागरीय लहर को क्या कहा जाता है। ठीक है, भूकंप जनित सागरीय लहर को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भूकंप जनित सागरीय लहर को सुनामी कहते हैं। ठीक है, भूकंप जनित सागरीय लहर को सुनामी कहते हैं। और ये जो सुनामी है जापानी शब्द से बना है। ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया है कई बार कि जो सुनामी है वो किस शब्द से बना है। तो सुनामी जो है जापानी शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ है हार्बर वेव, बंदरगाह तरंग, हार्बर वेव, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आइए यहाँ पे देखिए कुछ भूकंपीय तरंग का नाम दिया गया है। ठीक है, भूकंपीय तरंग, भूकंपीय तरंग। तो भूकंपीय तरंग की जहाँ तक बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है, P वेव्स, S वेव्स और L वेव्स। P वेव्स, S वेव्स, L वेव्स। P वेव्स को प्राथमिक तरंग कहा जाता है। यह ठोस, तरल और गैस तीनों ही माध्यम से होकर गुजर सकता है, लेकिन P तरंग का गति जो है ठोस में अधिक होता है। S वेव्स की विशेषता है कि केवल ठोस से होकर गुजर सकता है। L वेव्स की विशेषता है कि यह सभी माध्यम से होकर गुजर सकता है, जल से भी होकर गुजर सकता है, और सबसे ज़्यादा विनाशक जो है वो L वेव्स है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का अपरदनात्मक कार्य नहीं है? आपको बताना है कि भूमिगत जल का कौन सा अपरदनात्मक कार्य नहीं है। ऑप्शन है जल गति क्रिया, घोलीकरण क्रिया, अपघसन क्रिया और संघनन क्रिया। ठीक है, तो कौन सा भूमिगत जल का अपरदनात्मक कार्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा संघनन। इसका होता है संघनन। संघनन के कारण जल की बूंदों का निर्माण होता है, कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं, बादल का निर्माण होता है। अब देखिए, जल गति क्रिया आप लोग जानते हैं, ये तीनों जो है ये अपरदन से संबंधित माना जाता है। ठीक है, घोलीकरण सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं कि जब जल का संपर्क किसी भी चट्टान के साथ होता है तो उसमें जो घुलनशील पदार्थ होते हैं, जो भी घुलनशील खनिज हैं, वो उसमें घुल जाता है। इसके अलावा अपघर्षण के बारे में आप लोग जब अपरदन पढ़े होंगे तो सुने होंगे कि नदी के द्वारा जब पदार्थों को बहाकर लाया जाता है तो वह क्या करता है कि तली को कुरेदते हुए चलता है। ठीक है, उस जो जल के साथ छोटा छोटा
पत्थर का टुकड़ा है, छोटा छोटा रेत का जो कण है वो तली को घसीटते हुए चलता है, उस क्रिया को अपघर्षण कहते हैं। एक और क्रिया होती है जिसको बोलते हैं शनि घसन। शनि घसन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। शनि घसन के बारे में बोला जाता है कि जब चट्टान के टुकड़े आपस में ही टकराकर, ठीक है, जब चट्टान के टुकड़े आपस में ही टकराकर टूटते हैं तो उसको शनि घसन कहा जाता है, ठीक है। शनि घसन क्या है कि दो चट्टानें हैं वो आपस में ही टकराकर टूटते हैं तो उसको शनि घसन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भूमिगत जल का अपरदनात्मक कार्य कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन स्थलाकृति भूमिगत जल द्वारा निर्मित नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति है जो भूमिगत जल के द्वारा निर्मित नहीं है। ऑप्शन है आपके पास डोलाइन, लैपीज, ड्रमलिन और युबाला। डोलाइन, लैपीज, ड्रमलिन और युबाला। देखिए आप लोग काष्ठ स्थलाकृति पढ़े होंगे, तो डोलाइन भी काष्ठ स्थलाकृति है, लैपीज भी काष्ठ स्थलाकृति है, युबाला भी काष्ठ स्थलाकृति है। तो यहाँ पे ड्रमलिन जो है ये भूमिगत जल के द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये जो है हिमानी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ड्रमलिन। हम आपको पहले भी बताए हैं कि सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन का चयन ठीक ठाक से करिए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। यदि जल्दबाजी कीजिएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जल्दबाजी जब कीजिएगा तो आपका आंसर ही सही नहीं होगा, तो उस एग्जाम में बैठ के सारा मेहनत भी आपका क्या होगा, बेकार हो जाएगा। तो सवाल को आराम से पढ़िए, हो सकता है 2 क्वेश्चन कम बनाए लेकिन सटीक बनाए। मेरा पहले भी यही प्रयास रहा है, आप लोग को हमेशा बताएं कि कम पढ़ें, सटीक पढ़ें, बार बार पढ़ें, ठीक है। क्योंकि बोला जाता है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और 80 आवत जात पर सिल पर पड़त निशान। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, एक ही चीज़ों को बार बार पढ़ना है। तो ये ध्यान दीजिएगा, रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये भी बोला जाता है कि यदि आप अभ्यास करते हैं तो अभ्यास से आप अपने आप को एक परफेक्ट इंसान बना सकते हैं। जैसा कि कई सारे साहित्यिक स्रोत में भी आपको इसका उदाहरण मिलता है। एकलव्य इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है कि उसको गुरुजी नहीं भी मिले थे तो अभ्यास करते करते वो अर्जुन को भी चकित कर दिया था, इसके अलावा द्रोणाचार्य को भी चकित कर दिया गया। तो अभ्यास अति आवश्यक है, ठीक है। आइए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन स्थलाकृति भूमिगत जल द्वारा, अच्छा ये तो हो गया, ये निम्नलिखित चट्टानों में किसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। आपको बताना है कि किस चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। चट्टान के बारे में आप लोग जानते हैं, चट्टान क्या है, तो आपको बताए थे कि वह समस्त पदार्थ जिससे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, चाहे वह कठोर हो चाहे वह मुलायम हो, चट्टान कहलाता है। पहला डेफिनेशन ये है, क्योंकि कुछ चट्टानें कठोर भी होती है, कुछ चट्टानें मुलायम भी होती है। दूसरा जो डेफिनेशन दिया गया, जो परिभाषा है चट्टान का, तो चट्टान क्या है, तो खनिजों का मिश्रण है। रॉक्स आर द मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, तो खनिजों का मिश्रण है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित चट्टानों में किसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। क्यों, अब ये बात पूछ सकते हैं कि आप खनिज का डेफिनेशन यहाँ पे क्यों दिए, क्योंकि देखिए पेट्रोलियम का दूसरा नाम खनिज तेल भी है। तो कहीं कहीं पे हिंदी में खनिज तेल भी लिखा मिलेगा, मिनरल ऑयल भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आइए ऑप्शन है आपके पास परतदार चट्टान, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा परतदार चट्टान, इसका सही आंसर होगा परतदार चट्टान। देखिए परतदार चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, बाकी कायांतरित चट्टान में भी जीवाश्म नहीं मिलता है, इसके अलावा आग्नेय चट्टान में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और जो पेट्रोलियम है या खनिज तेल है उसका निर्माण सागरीय जीव के धरातल के नीचे काफी अंदर तक दबाव के कारण उसके
ठीक है, उस दबाव के कारण उसका निर्माण होता है। जैसे कोयला का निर्माण पेड़ पौधे एवं वनस्पति के धरातल के अंदर काफ़ी लंबे समय तक दबने के कारण होता है, उसी प्रकार से पेट्रोलियम का निर्माण जो है सागरीय भाग में पेड़ पौधा वनस्पति तथा सागरीय जीव के अस्थि एवं पंजर या उसके जो अवशेष हैं उसके काफ़ी लंबे समय तक दबने के कारण निर्माण होता है। तो याद रखिएगा किसमें जीवाश्म पाया जाता है? परतदार चट्टान में। तो इसका आंसर सही होगा परतदार चट्टान। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है? देखिए महासागरीय जलधारा से भी कुछ सवाल पूछ दिया जाता है। ये सामान्य चीज़ें हैं भूगोल की, इसको आपको जानना अति आवश्यक है, आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो है जो जनरलाइज चीज़ है, जो सामान्य बातें हैं, उसको आपको जानना होगा। इसमें बताना है कि कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। तो आप बताइए कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है? देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगलहास धारा। अगलहास धारा। जब आप महासागरीय धारा पढ़े होंगे तो महासागरीय धारा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, गर्म महासागरीय जलधारा, ठंडी महासागरीय जलधारा। अब गर्म महासागरीय जलधारा सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि वैसी जलधारा जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है गर्म जलधारा कहलाती है, जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती है वो ठंडी जलधारा कहलाती है। सामान्य सी बात है, गर्म क्षेत्र से जो आएगा वो गर्म होगा, ठंडे क्षेत्र से जो जलधारा आएगा वो ठंडा होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना था कि कौन सी गर्म जलधारा है। तो अगलहास जलधारा जो गर्म है, बाकी वेंगुला भी ठंडा है। ठीक है, वेंगुला ये ठंडा है, हम्बोल्ट भी ठंडा है और कैनारी भी ठंडा है। ठीक है, हम्बोल्ट, कैनारी और वेंगुला ये तीनों ठंडी जलधारा है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, हर्मटन पवन प्रवाहित होती है। आपको बताना है कि हर्मटन जो पवन है यह स्थानीय पवन है। स्थानीय पवन भी आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कुछ स्थानीय पवन है, चिनूक है। स्थानीय पवन की यदि बात करते हैं तो चिनूक है, इसके अलावा फोन है, बोरा है, इसमें कुछ गर्म है कुछ ठंडी है, याद रखिएगा। तो यहाँ से भी सवाल होता है, स्थानीय पवन जो है वो किसी स्थान विशेष के तापमान एवं वायुदाब में परिवर्तन के कारण या तापमान एवं दबाव में उत्पन्न भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है और उस क्षेत्र को व्यापक स्तर पर प्रभावित करती है। जैसे चिनूक जो है रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर बहता है और उसको आइस ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हर्मटन की बात करते हैं, तो हर्मटन का प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे है या कहाँ पे बहती है? ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका। हर्मटन को गिन्नी तट पर, याद रखिएगा, हर्मटन को गिन्नी तट पर डॉक्टर विंड कहा जाता है, डॉक्टर पवन। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर पवन किसे कहते हैं? तो गिन्नी तट पर डॉक्टर पवन कहा जाता है। अब ये बोल सकते हैं कि इसको डॉक्टर पवन क्यों कहा जाता है? ध्यान रखिएगा कि हर्मटन को डॉक्टर पवन क्यों कहा जाता है। देखिए, डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का काम होता है कि लोग जो बीमार हैं या जो कराह रहे हैं या दर्द से परेशान हैं उनको राहत दिलाना दवा वगैरह दे करके। उसी प्रकार से गिनी का तट है, यहाँ पे तापमान भी ज़्यादा है और तटीय भाग है, जिसके कारण यहाँ पे जो है मॉइस्चर बहुत अधिक हो जाता है। मॉइस्चर अधिक होने के कारण क्या है, यहाँ के लोगों को पसीना नहीं सूखता, उमस भरा माहौल होता है। लेकिन जब यह हर्मटन पवन चलता है तो वहाँ से आर्द्रता को अवशोषित करता है और वहाँ के लोगों को सुहावना मौसम का अनुभव होता है, इसलिए इसको हर्मटन को डॉक्टर विंड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ें। वनस्पति की जलवायिक आवश्यकताओं के आधार पर वर्ष 1900 में विश्व के जलवायु प्रदेशों को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, याद रखिएगा। वनस्पति की जलवायविक आवश्यकताओं के आधार पर वर्ष 1900 में
विश्व के जलवायु प्रदेशों को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है आपका व्लादिमीर कोपेन, जीटी टिवारथा, CW थॉर्नवेट और LD स्टैम्प। ये सभी विद्वान जो है जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि 1900 में जलवायु की आवश्यकताओं के आधार पर जलवायु प्रदेश का निर्धारण किस विद्वान के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा व्लादिमीर कोपेन। कोपेन के बारे में आप लोग जानते होंगे और कई बार कोपेन का वर्गीकरण आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, कोपेन का वर्गीकरण पढ़े होंगे। कोपेन का वर्गीकरण जो है कैंडोल के वनस्पति वर्गीकरण पर आधारित है। कैंडोल महोदय जो है पूरे विश्व को वनस्पति के आधार पर विभाजित किए थे 5 भागों में, मेगाथर्म, मेसोथर्म ऐसा करके वो डिवाइड किए थे। उसी को आधार बनाते हुए व्लादिमीर कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर होगा व्लादिमीर कोपेन। चलिए अगला सवाल। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापक्रम में वृद्धि का कारण क्या है? देखिए, समताप मंडल में आपको कल भी बताए थे, कल भी इससे संबंधित एक सवाल था। समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर, समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर है। अब निचला जो 20 किलोमीटर है उसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान जो है समान रहता है। निचले 20 किलोमीटर में तापमान समान रहता है। 20 किलोमीटर के पश्चात समताप मंडल में तापमान ऊंचाई में वृद्धि के साथ वृद्धि करता है। इसका कारण क्या है? तो ओजोन परत की अवस्थिति है। ओजोन परत क्या करता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी को सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है और पृथ्वी को हानिकारक परावैंगनी किरणों से बचाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन का संकेंद्रण। सही आंसर हो जाएगा ओजोन का संकेंद्रण। आपके पास ऑप्शन था वायुमंडलीय दबाव में ह्रास, सूर्य से निकटता, ओजोन का संकेंद्रण, उपयुक्त में कोई नहीं। तो सही आंसर होगा कि समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि का कारण है ओजोन मंडल की स्थिति। और ओजोन मंडल जो है वो 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका संकेंद्रण ज़्यादा पाया जाता है, इसी के कारण इसको ओजोन मंडल कहते हैं। चलिए अगला सवाल। CW थॉर्नवेट द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण की व्याख्या है। आपको बताना है कि जो W थॉर्नवेट के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है जलवायु का, वो कैसा वर्गीकरण है, उसकी व्यवस्था कैसी है। ऑप्शन है एक अनुभविक उपागम, एक जननिक उपागम, जेनेटिक है। ठीक है, इसके अलावा एक संख्यात्मक उपागम, स्टैटिस्टिकल बोला जाता है। इसके अलावा उपयुक्त में कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है एक अनुभविक उपागम है। तो याद रखिएगा जो थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है वो अनुभविक वर्गीकरण है। ठीक है, ये जो है अनुभविक वर्गीकरण माना जाता है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित सागरों में कौन सबसे कम खारा? आपको बताना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से कौन सबसे कम खारा है। देखिए, लवणता की हम लोग बात करते हैं। लवणता, सैलिनिटी, सागरीय जल की एक मुख्य विशेषता लवणता है। लवणता का मतलब क्या होता है? तो सागर के 1000 ग्राम जल में विद्यमान घुलनशील पदार्थों की मात्रा, यानी 1000 ग्राम सागरीय जल में कितना घुलनशील पदार्थ की मात्रा है, उसी को लवणता कहते हैं। और सागर की औसत लवणता याद रखिएगा, सागरीय जल की औसत लवणता 35/1000 है। ठीक है, कितना है? 35/1000 ऐसा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो 35/1000 है। अब सबसे खारा यदि बात करें तो लेक वॉन है। सबसे खारा लेक वॉन, लेक वॉन तुर्की में है। टर्की बोल सकते हैं, तुर्की में है। यह सबसे खारा है, सबसे खारा। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पे पूछा जा रहा है सबसे कम खारा कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्टिक सागर।
सही आंसर है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर। इसकी जो लवणता है 1 से 2 प्रति हजार, 1 से 2 ग्राम प्रति हजार है। मतलब 1 केजी जल यदि लीजिएगा तो 1 से 2 ग्राम ही आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा। और लवणता का मतलब सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, और कुल मिला के डिटमार महोदय के द्वारा जो है 47 तत्व की बात की गई थी, लेकिन 7-8 जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी पदार्थों में, इन सभी तत्वों में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड होता है, जिससे नमक की प्राप्ति होती है। तो आप लोग जानते हैं कि सागरीय जल से नमक बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बाल्टिक सागर। आगे बढ़ें। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक लंबी कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक लंबी कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। तो आपको बताना है कि जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक लंबी कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास जनांकिकी संक्रमण, जनसंख्या विस्फोट, जनांकिकी गत्यात्मकता, जनांकिकी रूपांतरण। तो इसका सही आंसर होगा जनांकिकी संक्रमण। जनांकिकी संक्रमण, जनांकिकी संक्रमण। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दिया गया है थॉमसन और नोटेशन के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा जनसंख्या वृद्धि में जो क्रमिक कालावधि में वृद्धि होती है, वो उस जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसकी बात की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक लंबी कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को जनांकिकीय संक्रमण कहा जाता है। चलिए, इसके अलावे विश्व की जहाजों के लिए नाव सबसे लंबी नहर है, के लिए नाव्य सबसे लंबी नहर है। यानी ये पूछा जा रहा है कि विश्व की जहाज़ों के लिए कौन सी नहर जो है वो सबसे ज़्यादा लंबा माना जाता है, या सबसे लंबा नहर कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है पनामा नहर, स्वेज नहर, सेंट लॉरेंस नहर, कील नहर। तो इसका सही आंसर है सेंट लॉरेंस नहर। सेंट लॉरेंस नहर। संत लॉरेंस नदी का नाम आप लोग सुने होंगे, यूएसए में आपको मिलेगा। ठीक है, जबकि पनामा नहर भी वैसे मैक्सिको वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। पनामा जगह है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पास। तो इसका सही आंसर संत लॉरेंस होगा। इसके अलावा स्वेज कैनाल आप जानते हैं लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, तो सही आंसर इसका संत लॉरेंस नहर है। चलिए, इसके अलावा कील नहर यूरोप में है। आइए, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा महत्वपूर्ण मत्स्य उत्पादक क्षेत्र नहीं माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास हिंद महासागर, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर। चलिए, तो इसका सही आंसर है हिंद महासागर। इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर। ठीक है, जब आप मत्स्य क्षेत्र, विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र पढ़े होंगे तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी भाग, प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग। ठीक है, या आप जापान की बात करिए या पेरू तट की बात करिए, तो प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी, प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग, ये जो है मत्स्य उत्पादन के लिए जाना जाता है। दूसरे क्षेत्र की बात करें तो अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। एक तरफ ग्रैंड बैंक है, एक तरफ डोगर बैंक है। ठीक है, ग्रैंड बैंक सेंट लॉरेंस के पास, सेंट लॉरेंस के पास आपको मिलेगा, नोवा स्कॉटिया के जगह पे मिलेगा। इसके अलावा उत्तरी सागर के पास आपको डोगर बैंक मिलेगा। तो ये सभी जो है मत्स्य उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर पूर्वी अटलांटिक, उत्तर पश्चिम अटलांटिक, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर दिया गया है और एक ऑप्शन आपके पास हिंद महासागर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। चलिए,
अगला सवाल, ग्रेट बैरियर रीफ अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रीफ ग्रेट बैरियर रीफ को माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जो बैरियर है वो ग्रेट या प्रवाल भित्ति बोल सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है ये आपको बताना है, कहाँ पे अवस्थित है। ऑप्शन है निम्न घनत्व का जल दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के समानांतर, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के समानांतर और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर। तो सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर। सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर। यहाँ पे आपको ये ग्रेट बैरियर रीफ पूरा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया यदि है, यदि मान लें तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ। तो उत्तर पूर्वी तट के पास है। ठीक है, ये वाला भाग देख लीजिएगा मानचित्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वनस्पतीय जगत विश्व के सर्वाधिक धरातलीय भाग पर है। आपको बताना है कि विश्व के सर्वाधिक धरातलीय भाग पर, धरातलीय भाग को कौन सा वनस्पति प्रदेश या कौन सा वनस्पति जगत घेरता है। ऑप्शन है बेरियल, पूरा उष्णकटिबंध, नव उष्णकटिबंध और अंटार्कटिक। तो इसका सही आंसर है बेरियल। बेरियल या बोरियल बोला जाता है। ठीक है, बेरियल या बोरियल बोलते हैं, बोरियल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भाग पर बोरियल वन पाया जाता है। चलिए बताना है, बरगी बांध परियोजना स्थित है। बरगी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी पर, तापी नदी पर, सोन नदी पर, महानदी पर। परियोजना आप लोग को पढ़ना है, जल शक्ति के स्रोत पढ़ना है। ठीक है, जल शक्ति आप लोग को पढ़ना है। तो बताइएगा कि बारगी जो परियोजना है वो किस नदी पर है। नर्मदा नदी, तापी नदी, सोन नदी, महानदी। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी। सही आंसर है नर्मदा नदी। चलिए, इसके अलावा नर्मदा और तापी नदी आपको पता ही है। नर्मदा और तापी नदी ये भ्रंश से होकर गुजरती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। महानदी जो है ये मैकाल पर्वत से निकलती है। तो उत्पत्ति स्थल से भी सवाल पूछा जाता है, उद्गम स्थल से सवाल पूछ दिया जाता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। और नदी भी आप लोग को तो पढ़ना ही है भारत का। अब आइए देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में गोवा के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में गोवा के दक्षिण भाग पश्चिमी घाट पर निम्नलिखित में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो आपको बताना है कि गोवा के दक्षिण में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है AMW। AMW। आप लोग कोपेन का वर्गीकरण भारत में पढ़े होंगे, उसके मानचित्र को ध्यान से देखिएगा, वहां से भी सवाल पूछ दिया जाता है। तो गोवा के दक्षिण में AMW जलवायु पाई जाती है। चलिए अगला सवाल, आर्द्र मानसून की अरब सागरीय शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है। आर्द्र मानसून की सवाल है, आर्द्र मानसून की अरब सागरीय शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है। आपको बताना है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा जो आर्द्र मानसूनी शाखा है, मानसून की शाखा या दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा, वो कहाँ पे मिलती है। ऑप्शन से ही हम कुछ बताए थे कि कुछ क्वेश्चन वैसा होगा कि वो एग्जैक्ट नहीं होगा। एग्जैक्ट जो आप पढ़े होंगे, जो वास्तविक चीज जो आप पढ़े होंगे, उससे कट के थोड़ा सा पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जो सत्यता के ज्यादा करीब हो। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका सतपुड़ा पर्वत, मालवा पठार,
शिलोंग पठार और छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब ये बोल सकते हैं कि छोटा नागपुर का पठार क्यों होगा। आप लोग जब पढ़े होंगे तो अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश या दिल्ली के पास जाकर मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो उत्तर प्रदेश नहीं है, ऑप्शन में ना तो दिल्ली है, तो छोटा नागपुर पठार आ गया उससे पहले। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम आपको बोले हैं कि सत्यता के जो काफ़ी करीब होगा वही होगा। इसके अलावा हिस्पर हिमनद संबंधित है। आप लोग यदि हिमालय पढ़े होंगे तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, इन सभी में बहुत सारा ग्लेशियर पाया जाता है। ग्लेशियर क्या होता है ये समझिएगा। खिसकता हुआ हिम का पिंड, खिसकता हुआ बर्फ का जो शिलाखंड है उसी को हिमनद कहा जाता है या हिमानी कहा जाता है। बहुत सारा हिमानी का नाम आप लोग सुने होंगे या हिमनद का नाम सुने होंगे, जैसे बाल्टोरा का नाम सुने होंगे, वैफो का नाम सुने होंगे, सियाचिन का नाम सुने होंगे जो सबसे बड़ा है भारत में। ठीक है, तो आपको बताना है कि हिस्पर नामक जो हिमनद है वो संबंधित है किस हिमालय में अवस्थित है या किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपका महान हिमालय, काराकोरम पर्वत से, लघु हिमालय से, उप हिमालय से। तो इसका सही आंसर होगा काराकोरम पर्वत। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में ये हिमनद पाया जाता है। यदि आप मेरा क्लास किए होंगे तो ये सारा चीज़ आपको बताया हुआ है। ठीक है, और अभी तो एमसीक्यू करा रहे हैं, आप लोग को अभ्यास प्रश्न करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का निकट आ गया है। अब कुछ छात्रों के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि सर कुछ टॉपिक भी करवा देते तो ठीक रहता, तो हम ऐसा प्रयास करेंगे कि कुछ टॉपिक भी करवाएंगे और आशा करते हैं कि वो जो टॉपिक होगा वो किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि नया से नया सेशन आपको मिल सके। बेहतर से बेहतर, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ साथ आपको अवधारणा भी हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हम पहले भी बोल दिए हैं कि पिछला जो वीडियो गया है उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं या मेरा नंबर उसमें दिया हुआ है, आप पहले में ही देखिएगा, जो थंबनेल होता है उसी में नंबर दिया हुआ होगा, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप करके अपना नाम बताइएगा, उस पर भी भेज सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में हम डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबिया एवं रोबस्टा किस में है। आपको बताना है कि अरेबिया एवं रोबस्टा किस फसल की किस्म है। ऑप्शन है आपके पास मक्का, चाय की, कॉफ़ी की, कपास की। तो सही आंसर होगा कॉफ़ी की। ठीक है, अरेबिया एवं रोबस्टा जो है कॉफ़ी की किस्में हैं। ठीक है, अरेबिया और रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से किसे हिमभक्षी पवन कहा जाता है। देखिए, इससे पहले जब हम हरमटन बता रहे थे तो उसी समय इसका आंसर हम आपको बता दिए थे कि चिनूक पवन जो है वो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर बहती है, जिसको हिमभक्षी पवन कहा जाता है, स्नो ईटर कहा जाता है। क्यों स्नो ईटर कहा जाता है? क्योंकि ये गर्म पवन है, चिनूक जो है गर्म पवन है। जब इस क्षेत्र में इसका आगमन होता है, इसकी उत्पत्ति होती है, तो इसके कारण जो है बर्फ़ पिघलता है और बर्फ़ पिघलने के पश्चात वहाँ पर कृषि कार्य के लिए भूमि प्राप्त होता है, पशुचारण के लिए भूमि प्राप्त होता है। तो चूँकि इसके कारण बर्फ़ पिघलता है इसीलिए इसको आइस मेल्टर, स्नो ईटर, हिमभक्षी पवन कहा जाता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? चिनूक। सही आंसर इसका चिनूक होगा। बाकी सिरक्को, हरमटन, खमसिन ये अफ्रीका में बहता है। ठीक है, और चिनूक जो है यूएसए, याद रखिएगा, या उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चिनूक यूएसए और उत्तरी अमेरिका। बाकी हरमटन, खमसिन, सिरक्को ये अफ्रीका में बहता है। चलिए संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? संचार उपग्रह या आर्टिफिशियल उपग्रह,
इसरो और नासा के द्वारा जो उपग्रह छोड़ा जाता है वो किस वायुमंडल में, वायुमंडल के किस परत में स्थित होता है? ऑप्शन है आपके पास क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, फिर क्षोभ मंडल। चलिए कोई बात नहीं, 2 बार क्षोभ मंडल हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आयन मंडल। सही आंसर है आयन मंडल। और पृथ्वी पर संचार जो है आयन मंडल के कारण ही संभव है। पृथ्वी पर जो संचार है वो आयन मंडल के कारण ही संभव है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? आपको बताना है कि किस क्षेत्र को या किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड और भारत। तो इसका सही आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड को, ठीक है, झीलों का देश या झीलों की भूमि कहा जाता है। काफ़ी सारा झील यहाँ पे पाया जाता है और इन सभी झील का जो निर्माण है वो हिमानी के अपरदन के कारण हुआ है। आप अफ्रीका में भी, आप कनाडा वाले क्षेत्र में देखिए, वहाँ पे भी काफ़ी सारा झील होगा। आप हिमालय वाले क्षेत्र में देखिएगा तो वहाँ भी बहुत सारा झील होगा। तो हिमानी अपरदन के कारण इन सभी झीलों का निर्माण हुआ है। तो फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि या झीलों का देश कहा जाता है। चलिए आज के लिए अंतिम सवाल, ठीक है, अंतिम सवाल आज का, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? आपको बताना है कि स्वेज नहर जो है उसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है 1905, 1969, 1869, 1897 ईस्वी और 1899 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1869। 1869 फ्रांस के अभियंता थे, उन्हीं के द्वारा स्वेज नहर का निर्माण किया गया। और स्वेज नहर के निर्माण के पश्चात स्वेज नहर के निर्माण के पश्चात जो अफ्रीका का चक्कर लगा करके भारत से ब्रिटेन जाया जाता था, और उससे जो है 7000 किलोमीटर की ज़्यादा दूरी तय की जाती थी, वो दूरी कम हो गई है। ठीक है, तो स्वेज नहर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका निर्माण जो है 1869 ईस्वी में हुआ है और स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी को, जोहार सभी को। और एक आग्रह यही होगा कि यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिले कि नया नया सेशन आप लोग के लिए ला सकें। चलिए।